वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग कंट्रोल सिस्टम में जो सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, डेरिवेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ फॉलोइंग सिस्टम एंड कंपोनेंट्स। जैसे कि हम लोगों को सिंपल आरसी लो पास नेटवर्क है, उसके अंदर ट्रांसफर फंक्शन यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, यानी कि टी जो ट्रांसफर फंक्शन इस सर्किट के लिए क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर थर्मल सिस्टम, थर्ड लेवल थर्मल सिस्टम के लिए ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है। इसी तरीके से एक जर्नल यानी बेसिक ब्लॉक डायग्राम होता है फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का, उसके लिए ट्रांसफर फंक्शन की क्या वैल्यू होती है। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। ट्रांसफर फंक्शंस कैलकुलेट करेंगे। पहले सिंपल आरसी लो पास नेटवर्क के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो हमें पता है कि जो सिंपल, हम लोगों को पहले ही पता है कि जो सिंपल आरसी लो पास नेटवर्क का सर्किट डायग्राम जो होता है ये होता है सिंपल सा। एक आर लगा हुआ है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे आपके पास इनपुट वोल्टेज है टाइम डोमेन में, यहाँ पे आपके पास आउटपुट वोल्टेज है टाइम डोमेन में। हमें इसका ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है। दिस इज योर सिंपल आरसी लो पास नेटवर्क। इसका हम लोगों को क्या निकालना है, ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है। तो अगर हम लोग इसकी बेसिक इक्वेशन लिखें, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है आई टी। तो अगर हम लोग यहाँ से केवीएल अप्लाई करें पूरे सर्किट में यहाँ से, तो माइनस का वी ऑफ आई टी प्लस का यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है यानी आई टी इंटू में आर प्लस में 1/c इंटीग्रेशन आई टी डी टी इज इक्वल्स टू 0। तो ये वी आई टी हम लोग इसको यहाँ ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा वी आई टी इज इक्वल्स टू आई टी इंटू आर प्लस में 1/c इंटीग्रेशन आई टी डी टी। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन आउटपुट हम हमारे इसके अक्रॉस है वी आउट, तो यानी कि वी आउट टी इज इक्वल्स हो जाएगा 1/c इंटीग्रेशन आई टी डी टी। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हमें पता है कि जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है वो क्या होता है, टी एस। हमें पता है नॉर्मल ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, यानी कि वी आई एस अपॉन में वी नॉट एस अपॉन में वी आई एस, ये हम लोगों को निकालना है। वी नॉट एस की वैल्यू क्या होगी और वी आई एस की वैल्यू क्या होगी। तो अब यानी ये जो दो इक्वेशन बनी है हमारे पास, पहली और दूसरी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा और दूसरी इक्वेशन जो है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा। तो जब हम लोग टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमारे पास जो पहली इक्वेशन थी वी आई टी इज इक्वल्स टू आई टी इंटू आर प्लस में 1/c इंटीग्रेशन आई टी डी टी। जब आप इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो सारे फ्रिक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट हो जाएंगे। टाइम डोमेन में है, फ्रिक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कैपिटल वी आई एस, यहाँ पे ये आई एस इंटू आर प्लस में 1/sc आई एस। ठीक है, तो यह हमारे पास इनपुट वोल्टेज की वैल्यू होगी। इसी तरीके से जो वी नॉट टी था इज इक्वल्स टू 1/c इंटीग्रेशन आई टी डी टी। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हो जाएगा कैपिटल का वी नॉट एस इज इक्वल्स टू 1/sc, यहाँ पर हो जाएगा आई एस। अब हम क्या करें, हमें क्या चाहिए, ट्रांसफर फंक्शन। अगर ट्रांसफर फंक्शन हमें पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट वोल्टेज अपॉन में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट वोल्टेज, तो इसलिए जो सेकंड इक्वेशन है इसको हम लोग डिवाइड यानी भाग कर दें इक्वेशन 1 से। इस वाली इक्वेशन को डिवाइड कर दें इससे, तो यानी कि वी नॉट एस बटे में वी आई एस, यानी वी नॉट एस अपॉन में क्या आ जाएगा, वी आई एस आ जाएगा। आउटपुट वोल्टेज को डिवाइड कर रहे हैं इनपुट वोल्टेज से। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1/sc आई एस अपॉन में आई एस, ऊपर से ही आई एस इंटू आर प्लस का 1/sc इंटू में आई एस। यहाँ से नीचे से आई एस कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे बनेगा 1/sc
इंटू में आई एस नीचे से आपने कॉमन ले लिया तो 1r प्लस 1 में SC, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल होगा तो जो फाइनली बनेगा, क्या बनेगा, V0S अपॉन में VIS इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/SC। अब यहाँ से 1/SC भी आप कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस R इंटू में SC हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इससे क्या होगा, जब हम लोगों ने कॉमन लिया तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी कि V0S अपॉन में VIS की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/1 प्लस SCR। यही क्या होता है, ट्रांसफ़र फंक्शन होता है हमारे पास। तो यानी ट्रांसफ़र फंक्शन फॉर लो पास फिल्टर इज़ 1/1 प्लस SCR, ये फिक्स्ड है। जो ट्रांसफ़र फंक्शन होगा लो पास नेटवर्क के लिए, या फिल्टर बोल लो या नेटवर्क बोल लो, उसके लिए जो वहाँ पे ट्रांसफ़र फंक्शन होता है वो होता है 1/1 प्लस SCR। इसी तरीके से हमारे पास आएगा फर्स्ट ऑर्डर थर्मल सिस्टम और थर्ड लेवल सिस्टम के लिए ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है। सिमिलरली अब हम लोग निकालेंगे ट्रांसफ़र फंक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर थर्मल सिस्टम, मतलब ट्रांसफ़र फंक्शन अब कैलकुलेट करना है थर्मल सिस्टम के लिए, फर्स्ट ऑर्डर थर्मल सिस्टम एंड थर्ड लेवल सिस्टम। ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट करना है थर्मल सिस्टम के लिए, बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर और थर्ड लेवल के लिए। तो पहले हमें पता होना चाहिए थर्मल सिस्टम क्या होता है। थर्मल सिस्टम बेसिकली क्या करता है, थर्मल सिस्टम के थ्रू से जो ऊष्मा यानी हीट जो होती है वो एक सब्सटेंसेस से दूसरे सब्सटेंसेस में ट्रांसफ़र होती है, उसी को हम लोग थर्मल सिस्टम बोलते हैं। अगर हम लोग उसको डीपली पढ़े तो थर्मल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ऊष्मा का ट्रांसफ़र होना एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में, उसी को हम लोग थर्मल सिस्टम बोलते हैं। और जो ऊष्मा हम लोगों का फॉर्मूला होता है, यानी कि थर्मल सिस्टम में जो ऊष्मा यानी हीट उसको हम लोग देते हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल्स टू KA θ1 माइनस में θ2 अपॉन में L होता है। ये आपका क्या होता है, हीट का फॉर्मूला होता है। दिस इज़ योर हीट यानी ऊष्मा जिसको बोलते हैं हिंदी में, दिस इज़ योर हीट, जिसका फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल्स टू KA θ1 माइनस θ2 अपॉन में L। इसका मतलब है ये जो हीट है टेम्परेचर डिफरेंस पे पर निर्धारित है, मतलब पर डिपेंड कर रही है, और आपका ये लेंथ पे भी डिपेंड कर रही है। इसका मतलब ये है कि एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, हीट फ्लो करेगी। इसका मतलब हो गया थीटा इज इक्वल्स टू KA, ये नॉर्मल बेसिक फॉर्मूला है हीट के लिए, ठीक है। थीटा इक्वल्स टू KA θ1 माइनस θ2 अपॉन में L है। तो यानी थीटा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है θ1 माइनस θ2 के, थीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/L के। इसका मतलब होगा जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा हीट फ्लो करेगी, जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा हीट होगी, और जितनी ज़्यादा मतलब लेंथ होगी उतनी ही कम हीट होगी। इसका मतलब ये है जितनी कम लेंथ होगी उतनी ही मतलब कि जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी हीट कम होगी, ये बढ़ेगा तो हीट कम होगी, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ही हीट क्या करेगी, फ्लो करेगी। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा आपकी हीट फ्लो करेगी। और ये हमको पता ही टेम्परेचर डिफरेंस होता है θ1 माइनस θ2। अब हमें इसके लिए क्या निकालना है, ट्रांसफ़र फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक बेसिक सा सर्किट बनाते हैं। एक हम लोगों ने टैंकर बनाया, दिस इज़ योर टैंकर, वाटर टैंकर, जिसमें एक इनलेट है एक आउटलेट है। पूरे में क्या है, पानी भरा हुआ है, पूरे में पानी भरा हुआ है। यहाँ से क्या हो रहा है, वाटर एंटर कर रहा है, वाटर क्या है, एंटर कर रहा है, यानी कि अंदर की तरफ जा रहा है वाटर। यहाँ से पानी जो है आपका बाहर आ रहा है, वाटर आउटलेट, मतलब कि पानी जो है बाहर आ रहा है, यहाँ पे वाटर एंटर कर रहा है, यानी कि वाटर इनलेट है ये, ठीक है। और ये सराउंडिंग है, इसके चारों तरफ एक उसमें लगा हुआ है, मतलब सराउंडिंग में बाहर की तरफ है। ये आपका वाटर टैंक है जिसमें वाटर इनलेट, वाटर आउटलेट, वाटर मतलब पानी जो अंदर एंटर कर रहा है, वाटर यहाँ से बाहर निकल रहा है। और यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे हीटर लगा दिया, दिस इज़ योर इलेक्ट्रिकल हीटर, ये आपका इलेक्ट्रिकल हीटर है।
वाटर टैंक है, पानी का टंकी है जिसके अंदर पानी अंदर जा रहा है और पानी बाहर जा रहा है। वाटर इनलेट, वाटर आउटलेट, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल हीटर लगा हुआ है और ये सराउंडिंग में रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है जब वाटर इनलेट है उसका जो टेम्परेचर होगा वो 0 केल्विन होगा। जब पानी अंदर एंटर कर रहा है इसका टेम्परेचर 0 केल्विन है, और जब पानी बाहर आ रहा है तो इसका मतलब उसका जो टेम्परेचर होगा वो थीटा नॉट होगा। नॉट का मतलब आउटपुट, आउटपुट का टेम्परेचर थीटा नॉट केल्विन। इसका टेम्परेचर जो हो गया थीटा नॉट केल्विन, 0 केल्विन और थीटा नॉट केल्विन हो गया। और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा, जो इसके चारों तरफ जिस वो वातावरण में है उसका टेम्परेचर थीटा केल्विन मान लिया हम लोगों ने। तो इसका मतलब होगा जो 0 केल्विन है वो इनलेट इनलेट वाटर टेम्परेचर है, पानी का टेम्परेचर है, और थीटा नॉट केल्विन जो वो आउटलेट वाटर टेम्परेचर है, और जो थीटा केल्विन है वो सराउंडिंग टेम्परेचर है, जिस वातावरण में है उसका टेम्परेचर है ये। ठीक है, और आर जो होता है हमको पता है थर्मल रेजिस्टेंस होता है, दिस इज योर थर्मल रेजिस्टेंस। और डेल्टा टी जो होता है ना, आर जो होता है वो थर्मल रेजिस्टेंस होता है हमारे पास। और थीटा डेल्टा टी का मतलब क्या होगा, डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस यानी घटाना। तो यानी ज़्यादा माइनस कम होगा, तो यानी कि थीटा नॉट केल्विन माइनस में 0 केल्विन, यानी कि जो डेल्टा टी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थीटा नॉट केल्विन हो जाएगा। अभी तो हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक बताया है कि ये एक वाटर टैंक है जिसके अंदर पानी अंदर जा रहा है, इसका टेम्परेचर यानी इसका तापमान उस टाइम पे 0 केल्विन है। जब पानी यहाँ से बाहर आ रहा है तो उस टाइम पे इसका जो तापमान यानी टेम्परेचर जो है वो मान लिया हम लोगों ने थीटा नॉट केल्विन, और ये जिस जगह रखा हुआ है उसका जो टेम्परेचर है वो हम लोगों ने मान लिया थीटा केल्विन मान लिया। तो इस तरीके से 0 केल्विन इनले मतलब पानी अंदर एंटर कर रहा है उसका टेम्परेचर है, पानी जब बाहर आ रहा है थीटा नॉट टेम्परेचर है, और जो जिस वातावरण में रखा हुआ है उसका टेम्परेचर थीटा के है। और एक हमारे पास क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू होती है एल अपॉन में के ए होती है, एल अपॉन में के ए है। और जो टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस जो होगा जो पानी बाहर निकल रहा है उस टाइम पे उसका टेम्परेचर माइनस में जो पानी अंदर आ रहा है, तो थीटा नॉट के माइनस में 0 केल्विन, यानी कि यहाँ पे जो हो जाएगा थीटा नॉट केल्विन टेम्परेचर रहेगा। तो इसको यूज़ करके हम लोगों को ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट करना है। तो उस टाइम इतना समझ। अब इसमें इस टाइम पर जो हमारे पास ऊष्मा हीट धारा मतलब कि जो उस टाइम पे इसकी वैल्यू होती है वो होती है एच इज इक्वल्स टू, दिस इज योर, ये जो है आपका ऊष्मी धारा जिसको बोलते हैं, यानी ऊष्मा प्रवाह करने का, यानी हीट को जो हीट का फॉर्मूला होता है वो होता है एच इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन में टी होता है। तो एच इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये आपका हुआ ऊष्मी धारा, ये आपकी ऊष्मी धारा हुआ जिसका फॉर्मूला होता है, ऊष्मी धारा का फॉर्मूला हो गया, यानी कि इसका मतलब हो गया यहाँ पे क्या है, ऊष्मा है हमारे पास, ऊष्मा अपॉन में टाइम, एच इज इक्वल्स टू यानी ऊष्मा धारा इज इक्वल्स टू हो जाएगा थीटा अपॉन में टी, यानी कि ऊष्मा अपॉन में टाइम। पीछे से हमें इसकी वैल्यू पता है, थीटा की वैल्यू क्या थी, के ए अपॉन में एल, थीटा 1 माइनस में थीटा 2 अपॉन में टाइम, अपॉन में हम लोगों ने क्या किया, टाइम। सपोज करा टाइम को हम लोगों ने 1 सेकेंड ले लिया, जब टाइम को 1 सेकेंड लिया तो एच इज इक्वल्स टू के ए अपॉन में एल, थीटा 1 माइनस में थीटा 2 आ जाएगा, क्योंकि इस जगह टी की वैल्यू हम लोगों ने 1 सेकेंड ले ली। तो जो एच इज इक्वल्स टू होगा वो होगा के ए अपॉन में एल, थीटा 1 माइनस में थीटा 2। ये जो होता है टेम्परेचर डिफरेंस, इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल वोल्टेज, ये होता है हमारे पास थर्मल वोल्टेज, और इसको हम लोग बोलेंगे थर्मल करंट। ये हमारे पास हो गया थर्मल करंट और ये हो गया थर्मल वोल्टेज। तो जैसे V इज ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर होता है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, थर्मल रेजिस्टेंस निकालना है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका सपोज करो थर्मल वोल्टेज है।
अब हमें क्या है, ये रेजिस्टेंस निकालना है, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन में आई हो जाएगा। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर होता है। हमें ये रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन में आई हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम लोग इस फॉर्मूले से यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, जब हमारे पास थर्मल करंट है, थर्मल वोल्टेज है, यानी कि थर्मल वोल्टेज को अगर थर्मल करंट से डिवाइड कर दे तो हमें क्या मिल सकता है, थर्मल रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो सिंपल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू हो जाएगा, यानी कि थर्मल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू हो जाएगा थर्मल वोल्टेज अपॉन में थर्मल करंट, जिसकी वैल्यू क्या है, थर्मल वोल्टेज का मतलब हो गया, अगर हम लोग यहाँ से देखें θ1 माइनस में θ2 अपॉन में थर्मल करंट, यानी कि H हो जाएगा हमारे पास। ये रेजिस्टेंस चल रहा है, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू, थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है वो होती है L अपॉन में KA होती है। θ1 माइनस में θ2 अपॉन में H, यानी थर्मल रेजिस्टेंस यानी RT की वैल्यू होती है L अपॉन में KA। ठीक है, जिससे हम लोगों ने नॉर्मली रेजिस्टेंस को जो थर्मल वोल्टेज अपॉन में थर्मल करंट, यानी कि थर्मल वोल्टेज क्या थी हमारे पास, θ1 माइनस में θ2 थी, अपॉन में क्या किया, थर्मल करंट क्या है, H है हमारे पास। तो θ1 माइनस में θ2 अपॉन में H, और यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू L अपॉन में KA होती है। नॉर्मल फार्मूला लगाया। अब हमें पता है कि जो ये जो हीट होती है वो M के प्रोपोर्शनल होती है, फिर टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होती है। थीटा हमारे पास M के प्रोपोर्शनल होती है, जो थीटा होता है यानी ऊष्मा यानी हीट, वो प्रोपोर्शनल होती है डेल्टा टी के। इसी तरीके से थीटा प्रोपोर्शनल M इंटू में डेल्टा टी, तो थीटा इज इक्वल्स टू, इसको हटाने के लिए एस एम डेल्टा टी कर दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं विशिष्ट धारिता। इसको बोलते हैं हम लोग विशिष्ट धारिता, यानी कि Q इज इक्वल्स टू सी इंटू में डेल्टा टी। अब ये क्या होता है, C मतलब कि थर्मल कैपेसिटेंस होता है हमारे पास, थर्मल कैपेसिटेंस होता है। C जो होता है थर्मल कैपेसिटेंस है हमारे पास, यानी कि ये जो है पानी द्वारा ली जाने वाली ऊष्मा है, यानी वाटर से कितनी हीट ली गई है ये वो है। तो थीटा इज इक्वल्स टू सी इंटू में डेल्टा टी, थीटा इज इक्वल्स टू सी इंटू में डेल्टा सी। अब हम लोग इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग उसका फाइनली क्या निकालेंगे, ट्रांसफ़र फंक्शन निकालेंगे। तो अब हमें पता चल गया कि C इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू सी इंटू में डेल्टा टी निकल गया, यानी ये वाटर के द्वारा जितनी हीट ली गई है वो ये होती है, थीटा इज इक्वल्स टू सी इंटू में डेल्टा टी। तो अब थीटा इज इक्वल्स टू सी इंटू में इसको आउट, और हमें पता है टेम्परेचर डिफरेंस क्या था, आउटपुट का वाटर आउटलेट पे जो टेम्परेचर था θ0 माइनस में जो वाटर इनलेट पे टेम्परेचर था वो 0 केल्विन था, तो इसलिए थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू में θ0 हो जाएगा। अब हमारे पास ये आ गया, थीटा इज इक्वल टू C इंटू में θ0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी थीटा बाई में डी टी, C इंटू में डी θ0 बाई में डी टी, ये हो गया। अब हमें पता है कि जो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, HI, यानी इनपुट पे जो हीट होगी C इंटू में डी θ0 बाई में डी टी, ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब हमें पता है कि एक होता है HT इज इक्वल टू, यानी कि जो हीट है किसकी, टैंक की, जिसका मतलब हो गया जो टैंक दीवार द्वारा वायुमंडल में उत्सर्जित ऊष्मा प्रवाह की जो दर होती है वो HT इज इक्वल टू θ0 माइनस में थीटा अपॉन में R हो गई। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, H इज इक्वल्स टू टोटल हो जाएगा HI प्लस में HT, H इज इक्वल्स टू HI प्लस में HT। अब HI की वैल्यू यहाँ से क्या है, C इंटू में डी θ0 अपॉन में DT प्लस में HT की वैल्यू है θ0 माइनस में थीटा अपॉन में R हो जाएगा, अपॉन में R हो जाएगा। अब टैंक की दीवार में ऊष्मा स्टोर नहीं होती है, टैंक की जो वॉल है उसमें क्या है, हीट स्टोर नहीं होती, तो इसका मतलब होगा कि थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी, तो इसलिए H इज इक्वल हो जाएगा C इंटू में डी θ0 अपॉन में DT प्लस में θ0 बाई में R हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका लाप्लास लेंगे, इस वाली इक्वेशन का लाप्लास लेंगे, टेकिंग लाप्लास ऑफ इक्वेशन C,
तो इसका जब हम लोग लाप्लास लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एच ऑफ एस इज इक्वल्स टू एस इंटू सी थीटा नॉट एस प्लस में 1/r थीटा नॉट एस हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से थीटा नॉट एस कॉमन ले लेंगे, थीटा नॉट एस कॉमन लेंगे तो एस सी प्लस में 1/r इधर आ जाएगा और एच ऑफ एस हो जाएगा। तो अब हमें क्या चाहिए, आउटपुट अपॉन में इनपुट, तो थीटा नॉट एस अपॉन में क्या हो जाएगा, एच ऑफ एस इज इक्वल्स टू आर नहीं 1/, ये वाला नीचे चला जाएगा, ये वाला इसके नीचे आ जाएगा, तो एस सी 1/r, तो ऊपर आर पहुंच जाएगा 1+r/c/s थीटा नॉट एस अपॉन में एच ऑफ एस। ये आपका क्या आ गया, ट्रांसफ़र फंक्शन हो गया फॉर द थर्मल सिस्टम्स। थर्मल सिस्टम के लिए आपका ये क्या आ गया, ट्रांसफ़र फंक्शन आ गया आर अपॉन में 1+r/c/s। जैसे हम लोगों ने अभी सिंपल आर सी लो पास नेटवर्क का पढ़ा था, इसी तरीके से अब हम लोगों ने ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट करा थर्मल सिस्टम के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ जनरल फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के लिए। अब हम लोगों को ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट करना है, ट्रांसफ़र फंक्शन फॉर जनरल फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के लिए। तो हम लोग इसका बेसिक क्लोज लूप सर्किट बनाएंगे, मतलब जो इसका बेसिक सर्किट डायग्राम होता है, आर एस यानी रेफरेंस इनपुट, यहाँ पे हमारे पास हमेशा ध्यान रहना चाहिए, यहाँ पे क्या लगता है, कंपैरेटर बोलते हैं या इसको हम लोग बोलते हैं समिंग पॉइंट बोलते हैं। यहाँ से ई एस एरर सिग्नल निकलता है, फिर इसका सीधे हाथ जी ऑफ एस में जाता है, यहाँ पे क्या होता है, कंट्रोल्ड आउटपुट मिलता है आपको। फिर यहाँ पे एक फीडबैक एलिमेंट लगा हुआ होता है, यहाँ से जिसका हाथ यहाँ पे जाता है, ये एच ऑफ एस होता है फीडबैक एलिमेंट, और ये बी ऑफ एस, यहाँ से इसका एक हाथ निकल रहा है। दिस इज़ योर रेफरेंस इनपुट सिग्नल, जिसको हम लोग बोलते हैं इनपुट सिग्नल होता है। ये आपका एरर सिग्नल होगा, ये आपका समिंग पॉइंट या कंपैरेटर बोलते हैं इसको हम लोग। जी ऑफ एस हो गया, यहाँ पे कंट्रोल्ड आउटपुट हो गया, ये फीडबैक एलिमेंट हो गया, इसका एक हाथ से आउटपुट निकल रहा है, वी ऑफ एस हो गया, सिंपल सा। इसको हम लोग बोलते हैं फीडबैक, दिस इज़ योर फीडबैक सिग्नल। ये हमारे पास क्या होता है, फीडबैक सिग्नल होता है, और ये एच ऑफ एस इज़ द फीडबैक पाथ ट्रांसफ़र फंक्शन। ये जो होता है एच ऑफ एस इज़ द फीडबैक पाथ ट्रांसफ़र फंक्शन होता है, वी ऑफ एस इज़ द फीडबैक, दिस इज़ योर फीडबैक सिग्नल। ये आपका क्या होता है, कंट्रोल्ड आउटपुट होता है, ये आपका कंट्रोल आउटपुट होता है। ये जी ऑफ एस हमारा क्या होगा, बेसिकली ये फीडबैक पाथ ट्रांसफ़र फंक्शन होता है। दिस इज़ ऑल्सो अ फीडबैक पाथ ट्रांसफ़र फंक्शन। ये आपका क्या होता है, ई ऑफ एस इज़ द एरर सिग्नल बोलते हैं, और ये आपका क्या हो जाता है, रेफरेंस सिग्नल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस सिग्नल, यानी कि ये आपका इनपुट की तरह काम करता है। तो हम लोगों को पता है ट्रांसफ़र फंक्शन बेसिक क्या होता है, ट्रांसफ़र फंक्शन इज़ द आउटपुट अपॉन में इनपुट होता है, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट सिग्नल। आउटपुट क्या है, सी ऑफ एस है, इसको अगर हम लोग डिवाइड कर दें रेफरेंस सिग्नल यानी कि आर एस से, इनपुट से, तो हमको क्या मिल जाएगा, ट्रांसफ़र फंक्शन मिल जाएगा। तो यही हम लोगों को इसका कैलकुलेट करना है, ये जो सर्किट डायग्राम है इसका कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये वाला सर्किट डायग्राम है, इसका कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ से दिख रहा है जो सी ऑफ एस है, यहाँ से अगर हम लोग देखें सी ऑफ एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी एस इंटू में ई ऑफ एस, ये दोनों सीरीज़ में हैं, ठीक है, एक ही लाइन में। तो दोनों सीरीज़ में हमें पता है कोई भी चीज़ एक ही लाइन में तो इसको हम लोग गुणा कर देते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे, इससे ये वाला जो कंट्रोल्ड आउटपुट है इसकी वैल्यू हो जाएगी सी ऑफ एस। यहाँ पे सी ऑफ एस का मतलब क्या हो गया, सी ऑफ एस यहाँ लगा हुआ है, अब इसके पीछे क्या क्या आ रहा है, जी ऑफ एस आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, ई ऑफ एस आ रहा है। दोनों को गुणा कर देंगे तो सी ऑफ एस क्या हो जाएगा, ई ऑफ एस इंटू में जी ऑफ एस। सी ऑफ एस की वैल्यू जो हो जाएगी ई ऑफ एस इंटू में जी ऑफ एस। इसी तरीके से वी ऑफ एस,
अब इसकी वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे इस हाथ पे क्या आ रहा है, सी ऑफ एस, तो इन ये दोनों सीरीज में हो गए तो इन दोनों की गुणा करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वी ऑफ एस मिल जाएगा। तो वी ऑफ एस इक्वल जो हो जाएगा एच ऑफ एस इंटू में सी ऑफ एस। मतलब कि सी ऑफ एस निकाला था हम लोगों ने, तो क्या था, ई ऑफ एस और जी ऑफ एस दोनों सीरीज में एक ही लाइन में तो गुणा हो जाएंगे, इसलिए सी ऑफ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ऑफ एस इंटू में जी ऑफ एस। ऐसी बी ऑफ एस यहाँ से देखेंगे, इस हाथ के पीछे से क्या आ रहा है, एक एच ऑफ एस है और यहाँ से क्या आ रहा है, सी ऑफ एस आ रहा है, सी ऑफ एस आ रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों एक ही लाइन में होगा तो इन दोनों की गुणा हो जाएगी। तो इसी तरीके से एच ऑफ एस इंटू में सी ऑफ एस आ गया। अब हमें पता है जो एरर सिग्नल होता है, यानी कि ई ऑफ एस, यहाँ से देखोगे एरर सिग्नल, एक हाथ से क्या आ रहा है, आर ऑफ एस आ रहा है, नीचे से क्या आ रहा है, बी ऑफ एस, इसका हाथ क्या है, नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो इसका मतलब होगा जो एरर सिग्नल की वैल्यू होगी, ऊपर से ये पॉजिटिव का आर एस है और माइनस का नीचे से क्या आ रहा है, बी ऑफ एस आ रहा है, तो इसलिए माइनस का वी ऑफ एस हो जाएगा। यानी कि एरर सिग्नल ई ऑफ एस इक्वल्स टू आर ऑफ एस माइनस में बी ऑफ एस हो जाएगा। ठीक, अब ये वाली जो वैल्यू आई है हमारे पास वो इसमें डाल देंगे हम लोग, इसमें डाल देंगे, यानी कि सी ऑफ एस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ई ऑफ एस की वैल्यू ये वाली डाल देंगे, यानी कि ई ऑफ एस इक्वल्स टू क्या आएगा, आर एस माइनस में बी एस। तो यानी कि आर एस माइनस में वी एस इंटू में क्या चल रहा था, जी ऑफ एस चल रहा था, इंटू में जी ऑफ एस चल रहा है। तो सी ऑफ एस इक्वल्स टू आर एस माइनस में बी ऑफ एस की वैल्यू हमें पता क्या है, वो ये है एच ऑफ एस इंटू में सी ऑफ एस है। ठीक है, तो इसमें डाल देंगे एच ऑफ एस इंटू में सी ऑफ एस है और जी ऑफ एस। तो सी ऑफ एस इज इक्वल्स टू जी ऑफ एस इंटू में आर एस, एच ऑफ एस इंटू में सी ऑफ एस, जी ऑफ एस। ये जो नेगेटिव है वो इसके साथ कॉमन हो सकता है, तो सी ऑफ एस प्लस में सी ऑफ एस, एच ऑफ एस और जी ऑफ एस इज इक्वल्स टू जी ऑफ एस अपॉन इंटू में आर एस। तो यहाँ से सी ऑफ एस कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस में एच ऑफ एस इंटू में जी ऑफ एस इज इक्वल्स टू जी ऑफ एस इंटू में आर एस। हमें पता है आउटपुट अपॉन में इनपुट क्या देता है, ट्रांसफ़र फंक्शन देता है। तो इसलिए जो फाइनली इक्वेशन बनी हमारे पास वो क्या आई थी, सी ऑफ एस जब बाहर ले लिया था हम लोगों ने तो यहाँ पे बना था 1 प्लस में जी ऑफ एस इंटू में एच ऑफ एस। यहाँ इधर की तरफ था हमारे पास जी ऑफ एस इंटू में आर ऑफ एस। तो सी ऑफ एस इसको हम लोग इसके नीचे ले आएंगे, तो सी ऑफ एस अपॉन में आर एस इज इक्वल टू जी ऑफ एस इंटू में डिवाइड में जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू में एच ऑफ एस। ये बेसिक क्या होता है, ट्रांसफ़र फंक्शन होता है फॉर द कंट्रोल सिस्टम, जनरल फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के लिए। जी ऑफ एस अपॉन में 1 प्लस में जी ऑफ एस इंटू में एच ऑफ एस होता है। सो अभी हम लोगों ने 3 टाइप के ट्रांसफ़र फंक्शन पढ़े, लो पास नेटवर्क के लिए सिंपल आरसी लो पास नेटवर्क, और दूसरा हम लोगों ने थर्मल सिस्टम के लिए ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट करा, लास्ट हम लोगों ने ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट करा फॉर जनरल फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के लिए। अब हम लोग जो पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट जिसका नाम है परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल सिस्टम, परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल सिस्टम, जिसके अंदर टॉपिक होगा जैसे कि स्टेप, रैम्प, पल्स एंड साइनसॉइडल टाइप ऑफ इनपुट्स एंड देयर लाप्लास ट्रांसफॉर्म। मतलब क्या होता है, परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल सिस्टम में हम लोग 4 तरीके के स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट सिग्नल यूज़ करते हैं, जिनको हम लोग रेफरेंस इनपुट की जगह यूज़ करते हैं। एक बार हमारे पास स्टेप हो सकता है, रैम्प हो सकता है, ठीक है, या पल्स हो सकता है, साइनसॉइडल टाइप ऑफ इनपुट, और उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है वो पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम डोमेन रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर सिस्टम विद स्टेप इनपुट। जब हम लोगों ने रेफरेंस इनपुट पे क्या ले रखा है, स्टेप इनपुट ले रखा है, वो भी टाइम डोमेन में है, और फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है या सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, उस टाइम पे हम लोगों को क्या क्या पैरामीटर्स मिलते हैं। फिर आता है डेफिनेशन ऑफ राइज टाइम, पीक ओवरशूट, सेटलिंग टाइम, नेचुरल डैम्पिंग एंड रेशियो, पार्टीशनिंग टू सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। फिर हम लोग पढ़ेंगे इनिशियल वैल्यू या फाइनल वैल्यू थ्योरम्स क्या होती है और उसका क्या यूज़ होता है कंट्रोल सिस्टम में, या फीडबैक सिस्टम कितने तरीके के होते हैं। हमें पता है फीडबैक सिस्टम 2 तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम हो सकता है, एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम हो सकता है। तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम से कंट्रोल सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा या नेगेटिव फीडबैक सिस्टम से क्या इफेक्ट पड़ेगा वो बताएंगे। फिर उनके एरर कंट्रोल्स कॉन्स्टेंट क्या क्या होते हैं।
वो पढ़ेंगे। फिर बॉडी प्लॉट, नाइकोस प्लॉट या स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम, गेन मार्जिन, फेज मार्जिन, ये पूरी हम लोग इस नई यूनिट में पढ़ने वाले हैं परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल सिस्टम में। तो जो आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेप, रैम्प, पल्स और साइनसॉइडल टाइप ऑफ इनपुट अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, क्योंकि इन सभी इनपुट का हम लोग अब एज अ रेफरेंस इनपुट लेने वाले। जैसे हम लोगों ने लास्ट में भी रेफरेंस इनपुट पढ़ा था, आरएस था, उस आरएस पे हम लोग स्टेप अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप रैम्प अप्लाई कर सकते हैं, पल्स अप्लाई कर सकते हैं, साइनसॉइडल। तो इनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोगों को पता होने चाहिए कि क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको जैसे ही बताया था कंट्रोल सिस्टम टोटली क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे ही बेस्ड होगी। कोई भी आप ट्रांसफर फंक्शन निकालोगे उसमें आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बताया कि स्टेप, रैम्प, पल्स और साइनसॉइडल टाइप ऑफ इनपुट्स हैं हमारे पास एंड देयर लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जैसे स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट, पहले तो हम लोग ये जो स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट ये होते क्या है, तो ये वो सिग्नल होते हैं जिनको हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं एज ए रेफरेंस इनपुट की तरह हम लोग यूज़ करते हैं, उन्हीं को लोग स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट कहते हैं। मतलब जो रेफरेंस सिग्नल होता है ना, रेफरेंस इनपुट जिसकी हम बात करते हैं, उनको हम लोग ज़्यादातर रेफरेंस, मतलब कि बेसिकली ये कि कोई भी सिस्टम है उसमें रेफरेंस इनपुट नहीं होगा तो हम लोग को ट्रांसफ़र फंक्शन नहीं मिल सकता। तो जो मोस्ट ऑफ द ये जो स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट वो सिग्नल होते हैं या वो इनपुट्स होते हैं जिनको हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ ही करते हैं, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट बोलते हैं। इसमें भी क्या होता है, 4 तरीके के होते हैं। एक होता है स्टेप इनपुट जिसको हम लोग पोजीशन फंक्शन बोलते हैं, एक होता है रैंप इनपुट होगा जिसको हम लोग वेलोसिटी फंक्शन बोलते हैं, एक होगा पैराबोलिक इनपुट जिसको हम लोग एक्सेलरेशन इनपुट बोलते हैं, एक होगा इम्पल्स सिग्नल इनपुट। ठीक है, तो मतलब सिंपल से ये बेसिक कंट्रोल सिस्टम है आपका, उसका अपने पास इनपुट है जिसको हम लोग रेफरेंस इनपुट बोलते हैं और आउटपुट मिलता है। इस रेफरेंस इनपुट पे अब हमारे पास या तो फिर स्टेप इनपुट होगा या फिर रैंप इनपुट होगा या फिर पैराबोलिक इनपुट होगा या इम्पल्स। तो इन चारों के रेस्पेक्ट में हम लोगों को यहाँ पे क्या आउटपुट मिलेगा या क्या ट्रांसफ़र फंक्शन होगा वो हम लोग इस चैप्टर में बताएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग जैसे पहले लेते हैं रैंप इनपुट, सॉरी स्टेप इनपुट लेते हैं। पहला जो हम लोग ले रहे हैं फर्स्ट एज हमारे पास फर्स्ट जो हम लोग ले रहे हैं स्टेप इनपुट। ठीक, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन फंक्शन बोलते हैं। पहला हम लोग ले रहे हैं स्टेप इनपुट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन फंक्शन बोलते हैं। स्टेप इनपुट का जो बेसिक डायग्राम होता है जो हम लोग सिग्नल सिस्टम में पढ़ते हैं इसको हम लोग यूटी से डिनोट करते हैं, टी। और इस तरीके से हम लोग, ये हमारी स्टेप का मतलब होता है जो सीढ़ी, एक सीढ़ी का स्टेप, स्टेयर्स। तो इस तरीके से अगर हम लोग इसको देखें तो ये हम लोगों को एक सीढ़ी की तरह लग रहा है जहाँ पे जीरो है। जब टी लेस देन जीरो था तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा था, जीरो मिल रहा था। ठीक है, लेकिन जैसे टी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हुआ तो हम लोगों को आउटपुट पे क्या मिला, एम्पलीट्यूड मिला, ए मिला। मतलब बेसिकली ये क्या है, सी डी है, यू टी एंड टी। यहाँ पे क्या है, जब टी लेस देन था, जब टी लेस देन के लिए हमारे पास क्या होगा, यू टी की वैल्यू जीरो होगी। जब टी की वैल्यू जीरो से, जब जीरो पे स्टार्ट हुई और जीरो से बड़ी हुई तब हम लोगों को वहाँ पे एम्पलीट्यूड मिलना स्टार्ट हुआ। तो इसका मतलब होगा कि यू टी की वैल्यू ए तब होगी जब टाइम की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, जब जीरो पे जैसे ही आएगा, जीरो पे जैसे ही आएगा और जीरो से बड़ा होगा तो वहाँ पे एम्पलीट्यूड हमको मिलना शुरू हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज जीरो होगा जब टी लेस देन जीरो, जब टी की वैल्यू जीरो से कम है तो उस टाइम पे हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, यू टी की वैल्यू कुछ नहीं मिल रही है, जीरो मिल रही है। और जैसे ही टी की वैल्यू जीरो पे आई, जब टाइमिंग की वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू जब जीरो पे आई, जीरो से इस पे हम लोगों को ए वैल्यू मिलने लगी और जीरो से बड़ी होगी, जीरो के बराबर होगी तब हम लोगों को ए मिलेगा। ठीक है, और अगर हम लोग ये ए जो होता है आपका, ए का मतलब होता है एम्पलीट्यूड होता है, ये वाला, दिस इज़ योर एम्पलीट्यूड। अगर ए को हम लोगों ने वन रख दिया यानी कि यू टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा यहाँ पे, यानी इसके एम्पलीट्यूड यानी वन हो जाएगा जब टी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, अदरवाइज जीरो हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट स्टेप सिग्नल, जिसको उस यूनिट स्टेप सिग्नल बोलते हैं। यूनिट का मतलब होता है एक वैल्यू होना, यूनिट का मतलब होता है एक वैल्यू होना, यूनिट का मतलब एक वैल्यू। अब इस ए की वैल्यू वन रख दी तो यहाँ पे वन हुआ, जब टी हमें यू टी की वैल्यू वन तब मिलेगी जब टी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, अदरवाइज जीरो होगी जब टी इज लेस देन जीरो, तो जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन। तो यू टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है
वो होता है आपका ए अपॉन में एस। ए की वैल्यू 1 भी हो सकती है, अदरवाइज इसको हम इसके अकॉर्डिंग ले तो जो यू टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो ए अपॉन में एस होता है, जहाँ पे ए जो होता है वो एम्पलीट्यूड होता है। सिंपल फर्स्ट स्टेप हम लोग फर्स्ट जो इनपुट लिया वो स्टेप इनपुट लिया, जिसको हम लोग पोजिशन फंक्शन बोलते हैं। इसका नॉर्मल सा डायग्राम है, जब टी इज़ लेस देन जीरो तो जीरो होगा, टी इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा तो हमें एम्पलीट्यूड मिलेगा। तो यू टी इक्वल्स टू ए है जब टी इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, अदरवाइज जीरो होगा टी लेस देन जीरो पर। जब ए की वैल्यू 1 रखी तो उसको हम लोगों ने क्या कहा, यूनिट स्टेप फंक्शन बोला। और यू टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है ए अपॉन में एस होता है, ए अपॉन में एस होता है। अब दूसरा हम लोगों ने लिया, दूसरा टेस्ट इनपुट सिग्नल सेकंड जो है हमारे पास, सेकंड इनपुट जो है वो रैंप इनपुट है। दिस इज योर रैंप इनपुट, जिसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी फंक्शन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी फंक्शन बोलते हैं। इसका जो डायग्राम होता है वो इस तरीके से होता है, आर टी से डिनोट करते हैं टी, और इस तरीके से ये जो होता है बेसिकली स्लोप को इंडिकेट करता है, यानी ए जो है वो स्लोप है यहाँ पे, आर टी एंड टी। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है ए टी होता है जब टी इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, और अदरवाइज जीरो होगा जब टी इज़ लेस देन जीरो। टी लेस देन जीरो पे आर टी की वैल्यू जीरो होगी, और आर टी की वैल्यू जब टी इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा तो हमें ए टी मिलेगा। ए जो है वो यहाँ पे इसकी स्लोप को दिखाता है, स्लोप को दिखाता है। हम लोग गणित में पढ़ते हैं स्लोप क्या होता है, ये ए जो है वो उसकी स्लोप को दिखाता है, ठीक है। और यदि ए की वैल्यू 1 हो जाए, यानी कि स्लोप हमारे पास 1 हो जाए, तो आर टी इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो यानी टी होगा जब टी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा, अदरवाइज जीरो हो जाएगा। तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट रैंप फंक्शन बोलते हैं इसको हम लोग। जब ए की वैल्यू हम लोगों ने स्लोप की वैल्यू 1 रखी तो ये यूनिट रैंप फंक्शन। तो आर टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है ए अपॉन में एस स्क्वायर होता है। जो आर टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है ए अपॉन में एस स्क्वायर होता है। सिंपल, पहले हम लोगों ने पढ़ा है स्टेप इनपुट, जब यूनिट स्टेप इनपुट होगा तब उस टाइम पे उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ए अपॉन में एस होता है। इसी तरीके से अब सेकंड इनपुट हम लोगों ने रैंप, जिसको हम लोग वेलोसिटी फंक्शन बोलते हैं, इसका बेसिक डायग्राम है। बेसिक ये कि आर टी की वैल्यू ए टी तब होगी जब टी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा, अदरवाइज जीरो होगा। और ए यानी स्लोप को हम लोगों ने 1 रख दिया, तो यहाँ पे टी होगा, टी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो पे जीरो होगा, अदरवाइज जीरो होगा टी इज लेस देन जीरो पे, जिसको हम लोग यूनिट रैंप फंक्शन बोलते हैं। यूनिट रैंप फंक्शन आर टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है ए अपॉन में एस स्क्वायर होता है, ए अपॉन में एस स्क्वायर होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट इनपुट इज पैराबोला। नेक्स्ट इनपुट जो है हमारे पास नेक्स्ट है तीसरा पैराबोलिक इनपुट। अगर हम लोगों ने रेफरेंस इनपुट में अब हम लोगों ने क्या लगाया है, पैराबोलिक, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन फंक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन फंक्शन। इसका जो सर्किट डायग्राम होता है वो इस तरीके से होता है, यानी पी ऑफ टी एंड टी इस तरीके से। जो पी ऑफ टी होता है इसकी वैल्यू होती है ए बाय टू टी स्क्वायर जब टी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होता है, अदरवाइज जीरो होता है टी इज लेस देन जीरो पे, ठीक है। अब ए की वैल्यू अगर 1 हो गई तो वो यूनिट पैराबोला हो जाता है, और इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है आपका ए अपॉन में एस क्यूब, ए अपॉन में एस क्यूब होता है। पैराबोलिक का बेसिक सर्किट डायग्राम बनाया, इसका फॉर्मूला पता है, और जो पैराबोलिक होता है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ए अपॉन में एस क्यूब होता है, ए अपॉन में एस क्यूब होता है। अब लास्ट हम लोग पढ़ते हैं इम्पल्स इनपुट। जो लास्ट है हमारे पास इनपुट वो है इम्पल्स इनपुट। इम्पल्स इनपुट को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, तो ये डेल्टा टी एंड टी इसका जो होता है वो इस तरीके से मिलता है। ये जो होता है बेसिकली एरिया को इंडिकेट करता है, जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, सीधे हम लोगों को यहाँ पे एरिया मिलेगा, यहाँ पे वैल्यू मिलती है, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू मिलती है। इसका मतलब होता है जो डेल्टा टी होता है इज इक्वल्स टू ए होगा जब फोर टी इज इक्वल्स टू जीरो, यानी टी जीरो पे ही हम लोगों को वैल्यू मिलेगी, टी जीरो पे ही वैल्यू मिलेगी, यानी डेल्टा टी इक्वल्स टू ए है जब टी इज इक्वल्स टू जीरो है, अदरवाइज जीरो होगा जब टी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। मतलब डेल्टा टी इक्वल्स टू ए है जब टी इज इक्वल्स टू जीरो, ये सर्किट डायग्राम से दिख रहा है हम लोगों को, यहाँ पे वैल्यू मिलेगी डेल्टा टी की, अदरवाइज जीरो होगा जब टी इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, टी इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है 1, वो होता है 1। अब हम लोग इसकी टेबल पढ़ते हैं।
दिस इज़ द बेसिक टेबल। यूनिट स्टेप होगा तो यूटी से डिनोट करते हैं, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ए को हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया 1, जो वहाँ पे वो आ रहा था ए इज़ 1, ए इज़ 1, ए इज़ 1, ठीक है। तो यूनिट स्टेप है तो यानी यूटी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा 1 में एस, यानी एम्पलीट्यूड को हम लोगों ने क्या ले लिया 1। ऐसी यूनिट रैंप यानी आरटी को जो A/S² आता था, जिसको हम लोगों ने इसमें क्या किया, ए की वैल्यू यूनिट रैंप पे यानी स्लोप की वैल्यू यहाँ पे ले ली 1। ये जो होता है ए एम्पलीट्यूड होता है, ये वाला ए जो होता है वो स्लोप होता है रैंप सिग्नल के लिए, ये वाला ए एम्पलीट्यूड होता है, ये वाला ए जो होता है यहाँ पे यूनिट रैंप में वो स्लोप होता है, और ये वाला जो ए होता है पैराबोलिक में ये मैग्नीट्यूड ऑफ पैराबोलिक, ये भी मैग्नीट्यूड होता है। दिस इज योर मैग्नीट्यूड, एम्पलीट्यूड, स्लोप, मैग्नीट्यूड ऑफ पैराबोलिक इनपुट होता है, और डेल्टा टी हमें पता है इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो 1 होता है, ठीक है। सिंपल सा ये आपकी बेसिक डायग्राम है। ओके, आई होप क्लास आपको ये वाला लेक्चर समझ आया होगा, एंड थैंक यू सो मच।